हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं सारे ईयर के पेपर जो है मैं कराता रहता हूँ, 2021, 22, 23, 24। ठीक है, अभी 2026 का पेपर मैं करा रहा हूँ जो 7 जून 2026 को हुआ है, 7 जून को। ठीक है, तो ये जो 1 घंटे का पेपर था और 40 क्वेश्चन थे, और एक मैंने पीडीएफ भी बना के दी थी। उस पीडीएफ से भी क्वेश्चन कई सारे जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो है पेपर है उससे भी कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, लेकिन इस बार का पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और आपको मैं आंसर ही बताता रहूंगा साथ साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा, पहले हिंदी और इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है, पहले आप इंग्लिश में देखिए। अ सिस्टम सफर्स एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी 80 जूल एंड द एट द सेम टाइम हैज 50 जूल ऑफ वर्क डन ऑन इट। 50 जूल का वर्क हुआ है। व्हाट इज द हीट चेंज ऑफ द सिस्टम? किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में 80 जूल की वृद्धि होती है और साथ ही उस पर 50 जूल का कार्य होता है, तो निकाय में ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात कितना रहेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है, फॉर्मूला है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस आपका वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पहले का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब प्लस का 30 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट? थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा गुण जो है समान रहता है? तो पहला प्रेशर रहेगा, या दूसरा टेम्परेचर, तीसरा आपका एंथैल्पी, चौथा आपका इनोट्रॉपी। ठीक है, तो दूसरे का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, क्योंकि इसमें जो है एंथैल्पी आपकी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है हीट ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन फ्रॉम हॉट सरफेस टू फ्लूइड इज गवर्न्ड बाई। एक गर्म सतह से द्रव से संबंध द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, या फिर आपका फोरियर लॉ है, या फिर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, या फिर आपका प्लैंक्स लॉ है। ठीक है, तो तीसरे का रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर किस जो है किसके लिए मापने के लिए यूज होता है? सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपका विस्कोसिटी, दूसरा आपका प्रेशर, तीसरा आपका डेंसिटी, चौथा आपका कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो चौथे का चौथा रहेगा, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, पांचवा कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड अ बॉयलर एसेसरी? निम्नलिखित में किसे एक्सेसरी बॉयलर की एसेसरी माना गया है? तो सेफ्टी वाल्व, इकोनोमाइजर, वाटर लेवल इंडिकेटर, या फिर आपका फ्यूजिबल प्लग। ठीक है, तो पांचवे का रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब इकोनोमाइजर। ठीक है, इकोनोमाइजर है बॉयलर की एसेसरी हो गई। और छठा कह रहा है इन एन इम्पल्स स्टीम टरबाइन और व्हेन स्टीम फ्लो थ्रू द मूविंग ब्लेड। एक इम्पल्स स्टीम टरबाइन में जब भाप गतिमान ब्लेडों से होकर गुजरती है तब क्या होता है? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज, मतलब दाब स्थिर रहता है, वेग घटता है। दूसरा ऑप्शन दिया प्रेशर ड्रॉप, वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब दाब घटता है, वेग बढ़ता है। और तीसरा दिया बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी ड्रॉप, मतलब दोनों जो घटते हैं। और चौथा दिया बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो छठे का आंसर रहेगा पहला, मतलब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी आपकी डिक्रीज रहती है। सातवां एक जो है आपका न्यूमेरिकल दिया है कि आपको टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट द टोटल एंथैल्पी ऑफ 1 kg वेट वेट स्टीम एट प्रेशर वेयर द सेंसिबल हीट 144 दी है, लेटेंट हीट 500 दी है, और जो है स्टीम जो है 90% ड्राइनेस है। ठीक है, तो इसको जो है सिंपल फार्मूले से है एच बराबर एच एफ प्लस मतलब इंथैल्पी मतलब 510 लेटेंट हीट गुणा ड्राइनेस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, मतलब 144 में आप जो है 510 का 90% पे गुणा करके जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मतलब 603 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, C10 नंबर इज मेजर ऑफ इग्निशन क्वांटिटी ऑफ C10 नंबर किसकी प्रज्वलन गुणवत्ता को मापता है? तो गैसोलीन की, या डीजल फ्यूल की, नेचुरल गैस की, या फिर आपका एविएशन फ्यूल। तो आठवें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब डीजल फ्यूल की। नमा कह रहा है कि आपका डेटोनेशन और नॉकिंग इन अ स्पार्क इग्निशन कैन बी रिड्यूस बाय। स्पार्क इग्निशन इंजन में डेटोनेशन या नॉकिंग किसके द्वारा कम किया जाता है? तो इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, दूसरा आपका एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग एक्सेसिबली, तीसरा दिया आपका यूजिंग फ्यूल फ्यूल विद लोअर ऑक्टेन रेटिंग, या फिर आपका चौथा दिया इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड। ठीक है, तो नमे का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा रहेगा, इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड। ठीक है, चौथा रहेगा। ये पीडीएफ से क्वेश्चन आए हुए हैं, कई सारे क्वेश्चन। और 10वां कह रहा है कि आपका विच टाइप ऑफ की इज डिजाइन टू ट्रांसमिट पावर थ्रू अ सॉफ्ट हब असेंबली विदाउट स्लिपिंग बाय एक्टिंग एज अ सेमी सर्कुलर की फिटिंग इन द मैचिंग ग्रुप। एक मिलान नाली में फिट होने वाली अर्धवृत्ताकार कुंजी के रूप में कार्य करके बिना फिसले साफ्ट
अब असेंबली के माध्यम से बिजली संचारित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी डिजाइन की जाती है? पहला ऑप्शन दिया गिब्स हेडेड की, दूसरा दिया आपका फ्लैट की, तीसरा आपका दिया वुडरफ और चौथा आपका फीदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 में का तीसरा हो जाएगा, मतलब वुडरफ की। ठीक है, और ये एक न्यूमेरिकल फिर आ गया। सॉलिड सर्कल शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन दिया आपका 500 न्यूटन मीटर, और मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेस दिए 60 मेगा पास्कल। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर रिक्वायर्ड ऑफ शाफ्ट? एक ठोस गोलाकार शाफ्ट है, 500 न्यूटन मीटर शुद्ध टार्क लगाया गया। यदि अधिकतम अनुमेय और अपरूणन बल जो है 60 मेगा पास्कल, शाफ्ट का न्यूनतम व्यास आपको ज्ञात करना है, ठीक है, एमएम में। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इसे जो है आप देख लीजिए, नेट पे भी मिल जाएगा। तो 11वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका, 43.1 mm आएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं इसमें जो है सोल्यूशन आपको करा नहीं रहा, सोल्यूशन आप जरूर देखिएगा। इससे आप 12वां क्वेश्चन करा टिग वेल्डिंग, TIG। जाहिर सी बात, टिग वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कार्बन का होता है या टंगस्टन का होता है या फिर कॉपर या फिर आयरन इलेक्ट्रोड? तो जाहिर सी बात है टिग वेल्डिंग है, तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, मतलब टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होगा। 13वां कह रहा है आपका फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM बेस्ड 3D प्रिंटिंग क्रिएट्स पार्ट वाई। फ्यूजन डिपोजिटिंग मॉडलिंग आधारित 3D प्रिंटिंग भागों का निर्माण कैसे करती है? पहला ऑप्शन दिया आपका सिनेटरिंग मेटल पाउडर लेयर विद हाई पावर लेयर, उच्च शक्ति वाले लेजर के साथ धातु पाउडर परतों को सिटरिंग करके। दूसरा दिया है क्यूरिंग लिक्विड फोटो पॉलीमर रीजन विद यूवी लाइट, यूवी प्रकाश के साथ तरल फोटोपॉलीमर रोल को ठीक करके। तीसरा ऑप्शन दिया जेटिंग लिक्विड बिंडर ऑन टू अ पाउडर्ड बेड, पाउडर बेड पर तरल बांधने की मशीन चलाकर। और चौथा दिया आपका एक्सट्रूडिंग मोल्टन थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट लेयर बाय लेयर, पिघले हुए थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को परत दर परत बाहर निकालकर। तो 13वें का आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब पिघले हुए थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट को परत दर परत बाहर निकालकर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गैस टरबाइन से दिया, गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेट्स ऑन द विच थर्मोडायनेमिक साइकिल? तो कौन सी थर्मल चक्र पर काम करता है गैस टरबाइन? पहला दिया आपका रैनकाइन साइकिल, दूसरा आपका ब्रेटन साइकिल या जूफ साइकिल, तीसरा आपका कार्नोट, चौथा आपका स्ट्रेलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा, मतलब ब्रेटन साइकिल या जूफ साइकिल। 15वां एक आपका फिर न्यूमेरिकल दिया कि एक एन आइडियल कॉइल हैज अ सेल्फ इंडक्शन of 1H. The current passing through it changes uniformly from 0 ampere to 5 ampere in 1 second, 0.1 second. What is the magnitude of the induction self EMF? तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप लोग जो है देख लीजिएगा। एक आदर्श कॉइल का स्वप्रेरकत्व 1H है, और यदि धारा जो है 0.1 सेकंड में समान रूप से 0 एम्पीयर से 5 एम्पीयर में बदल जाती है, तो आपको सेल्फ EMF का परिमाण जो है ज्ञात करना है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो 15वें का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा तीसरा, 50 वोल्ट। फिर जो है आपका एक क्वेश्चन आ गया है RMS करंट आपको बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं RMS करंट RMS वैल्यू वाले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के पेपर में करा रख चुका हूँ, इसीलिए इसमें नहीं करा रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर की भी देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। 16वां कह रहा है कि एन अल्टरनेट जो है AC वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई आई बराबर हो जाएगा 114.4 साइन आपका 314t। व्हाट इज द इट्स अप्रोक्सीमेट RMS करंट एंड फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो एक प्रत्यावर्ती धारा AC तरंग को द्वारा दर्शाया जाता है, इसका अनुमानित RMS और आवृत्ति आपको ज्ञात कर रही है। ठीक है, तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 100 एम्पियर और 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगला दे रहा कि इन अ बैलेंस डेल्टा कनेक्शन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है इसमें। तो 17वें का पहला ऑप्शन दिया BL बराबर अंडर रूट 3 BPH, और BL बराबर 3 BPH अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 3, या BL बराबर BPH, या फिर आपका BL बराबर अंडर रूट 2 BPH। ठीक है, तो 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका, BL बराबर BH। बैलेंस है ना, इसलिए। 18वां कह रहा है कि फोल पोल DC जनरेटर रन 1200 RPM 50 लैप्स
500 लैप्स कनेक्शन कंडक्टर इफ द फ्लक्स पर पोल आपका 0.02 वेव है, कैलकुलेट द ईएमएफ। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के पेपर में करा चुका हूँ। तो 18वें का डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब 200 वोल्ट। 19 कह रहा कि व्हाई इज इट अवॉइड टू स्टार्ट अ डीसी सीरीज मोटर अंडर नो लोड कंडीशन। तो नो लोड की स्थिति में डीसी सीरीज मोटर को शुरू करना खतरनाक क्यों है? तो पहला ऑप्शन दिया कि बैक ईएमएफ ड्रॉप एट जीरो, बैक आपका ईएमएफ शून्य हो जाता है। दूसरा दिया द फील्ड वाइंडिंग विल इमीडिएटली बर्न आउट, फील्ड वाइंडिंग तुरंत जल जाती है। तीसरा दिया इट विल फेल टू डेवलप एनी टॉर्क, यह कोई टॉर्क विकसित करने में विफल रहेगा। चौथा दिया द मोटर स्पीड विल बी इंक्रीज टू डेंजरसली हाई लेवल, मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब द मोटर स्पीड विल इंक्रीज टू डेंजरसली हाई लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है वाई ट्रांसफार्मर कोर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम थिन इंसुलेटेड आयरन लेमिनेशन इंस्टेड ऑफ सॉलिड ब्लॉक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कोर को एक ठोस ब्लॉक के बजाय पतली इंसुलेटेड लोहे की लेमिनेशन से क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो पहला दिया टू लोअर द ओवरऑल वेट, कुल वजन को कम करने के लिए। दूसरा दिया टू मिनिमाइज हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए। तीसरा दिया मिनिमाइजिंग एडी करंट लॉस, तो दिया है आपका बबर द्वारा नुकसान कम करने के लिए। चौथा दिया टू इंक्रीज वोल्टेज रेशियो, मतलब वोल्टेज अनुपात को बढ़ाने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं पहले से करा चुका हूँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर से है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब मिनिमाइज द एडी करंट लॉस। फिर ट्रांसफार्मर 21वां भी आपको ट्रांसफार्मर से आ गया। तो आपका कॉपर लॉस जो है वो आर क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस होता है, आईआर स्क्वायर लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, या मैकेनिकल लॉस होता है? तो 21वें का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मतलब आपका आई स्क्वायर लॉस, आई आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, 22 करा कि 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई सिंक्रोनस स्पीड आपको बतानी है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं जो है कई बार करा चुका हूँ, तो इसमें मैं अब नहीं कराऊंगा, इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1500। ठीक है, 23 कह रहा कि आपका विच कंडीशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी सिंक्रोनाइजिंग इन अल्टरनेट विद द ग्रिड। अल्टरनेटर को ग्रिड के साथ सुरक्षित रूप से सिंक्रोनाइज करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो केवीए पावर रेटिंग मस्ट बी आइडेंटिकल, केवीए पावर आपकी समान होनी चाहिए। दूसरा दिया टर्मिनल वोल्टेज मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, टर्मिनल वोल्टेज परिमाण के बराबर होना चाहिए। तीसरा दिया फ्रीक्वेंसी मस्ट मैच, आवृत्तियां मेल खानी चाहिए। चौथा दिया फेज सीक्वेंस मस्ट मैच, फेज अनुक्रम मेल खाना चाहिए। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा पहला, मतलब केबीए रेटिंग मस्ट बी आइडेंटिकल, केबीए रेटिंग आपकी समान होनी चाहिए। तो मतलब ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। 24 कह रहा है कि रिले इज एसोसिएटेड विद, रिले संबंधित किससे होती है? प्रोटेक्शन सिस्टम से, सुरक्षा प्रणाली से, लाइटिंग सिस्टम से, प्रकाश प्रणाली, या फिर कूलिंग, या फिर आपका अर्थिंग ओनली। तो रिले आपका जो है प्रोटेक्शन सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली से ही आपकी संबंधित होती है। 25 कह रहा व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरोना लॉस ऑन हाई वोल्टेज ओवर हेड लाइन। तो मतलब हाई वोल्टेज ओवर हेड लाइनों पर कोरोना लॉस का प्राथमिक कारण क्या है? पहला दिया लीकेज करंट अक्रॉस डायरेक्टली सिरेमिक इंसुलेटर, गंदे सिरेमिक इंसुलेटरों में लीकेज करंट। दूसरा दिया सर्कुलेटिंग करंट इन सपोर्टिंग स्टील टावर्स, सहायक स्टील टावरों में परिसंचारी धाराएं। तीसरा दिया आयनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर व्हेन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड एयर ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, आसपास की हवा का आयनीकरण जब इस स्थानीय विद्युत क्षेत्र हवा की ब्रेकडाउन ताकत से अधिक हो जाता है। चौथा दिया मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉज्ड बाय क्रॉस विंड, तेज हवाओं के कारण यांत्रिक कंपन। तो 25 का आंसर हो जाएगा नंबर 3, मतलब आसपास की हवा का आयनीकरण जब स्थानीय विद्युत क्षेत्र हवा की ब्रेकडाउन ताकत से अधिक हो जाता है। 26 कह रहा विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ डीसी शंट मोटर वेल सिचुएटेड फॉर मशीन टू लाइक लेथ। कौन सी विशेषता डीसी शंट मोटर को खराद मशीन जैसे टूल के लिए उपयुक्त बनाती है? तो पहला ऑप्शन दिया स्पीड इंक्रीज एट लोड इंक्रीज, जब लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा दिया कि
डायरेक्ट ऑपरेशन फ्रॉम एसी सप्लाई, एसी आपूर्ति से सीधा संचालन हो। या फिर तीसरा दिया एक्सट्रीमली हाई स्टार्टिंग टार्क, अत्यधिक उच्च प्रारंभिक टार्क होता है। चौथा दिया नियरली कांस्टेंट स्पीड अक्रॉस इट्स वर्किंग रेंज, अपने कार्य क्षेत्र में लगभग स्थिर होती है। तो 26वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नियरली कांस्टेंट स्पीड अक्रॉस इट्स वर्किंग रेंज, अपने कार्य क्षेत्र में लगभग स्थिर गति। 27 का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में इम्पोज पेनाल्टी ऑन इंडस्ट्रियल फोर, विद्युत बोर्ड उद्योगों पर किस कारण जुर्माना लगा सकते हैं? लो पावर फैक्टर से, कम पावर फैक्टर से, या फिर लो करंट कम धारा, या फिर हाई एफिशिएंसी उच्च दक्षता, या फिर हाई वोल्टेज उच्च वोल्टेज। ठीक है, तो 27 का रहेगा आपका पहला लो पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर। 28 का द स्मॉलेस्ट चेंज इन अ मेजर वेरिएबल टू विच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड इट्स कॉल इज कॉल्ड इट्स, मापे गए चर में वह सबसे छोटा बदलाव जिसके प्रति एक उपकरण प्रतिक्रिया देगा उसका क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड, या फिर रेजोल्यूशन, या फिर स्पैन, या फिर आपका डेड जोन। ठीक है, तो 28 का रहेगा दूसरा रेजोल्यूशन। 29 का रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आरटीडी एंड कैपेसिटिव लेवल सेंसर चेंज देयर पैरामीटर वैल्यूज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट दे आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो हिंदी में देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर और कैपेसिटिव लेवल सेंसर पर्यावरण के आधार पर अपने मानदंडों को बदलते हैं, वे किसके धारण है? पहला ऑप्शन दिया आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर, दूसरा आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर, या फिर आपका डिजिटल ट्रांसड्यूसर, या फिर आपका सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो 29 में ऑप्शन रहेगा पहला पैसिव ट्रांसड्यूसर। एलवीटीडी 30वां करा, एलवीटीडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एलवीटीडी का प्रिंसिपल आपको बताना है। रेजिस्टेंस पर कार्य करता है, कैपेसिटेंस पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो 30वें का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज एज सेंसर टू मेजर हाई वैक्यूम लेवल बाय मेजरिंग द थर्मल कंडक्टिविटी चेंज ऑफ अ हीटेड फिलामेंट गैस एनवायरनमेंट। तो हिंदी में देखिए, गर्म फिलामेंट गैस अब वातावरण में थर्मल चालकता परिवर्तनों का मापकर उच्च वैक्यूम स्तरों को मापने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्रीडन ट्यूब, बर्डन ट्यूब, डायफ्राम कैप्सूल, या फिर आपका पिरानी गेज, या फिर आपका डेड वेट टेस्टर। ठीक है, तो 31वें का आंसर रहेगा तीसरा, मतलब पिरानी गेज। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आ गया। तो पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसड्यूसर आर आइडेंटिली आइडियली सुited फॉर विच क्लास ऑफ मेजरमेंट? तो पाइजो इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसड्यूसर आदर्श रूप से किस प्रकार के मापों के लिए उपयुक्त होते हैं? स्टैटिक स्टडी स्टेट वेट मेजरमेंट ओवर लॉन्ग आवर्स, मतलब लंबे समय तक स्थिर वजन माप। दूसरा दिया डायनेमिक और रैपिडली चेंजेस फोर्स, गतिशील और तेजी से बदलते बल। तीसरा दिया हाई वैक्यूम गैस डेंसिटी मेजरमेंट, उच्च वैक्यूम गैस घनत्व माप। चौथा दिया कंटिन्यूअस ऑफलाइन कैलिब्रेशन चेक, निरंतर ऑफलाइन अंशांकन जांच। ठीक है, तो 32 का रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मतलब डायनेमिक और रैपिडली चेंज, मतलब गतिशील या तेजी से बदलते बल। 33 कह रहा कि स्ट्रेन गेज लोड शेल वर्क ऑन चेंज इन, स्ट्रेन गेज लोड सेल कार्य करता है परिवर्तन पर, मतलब आवृत्ति पर, या फिर आपका कैपेसिटेंस पर, या फिर आपका इंडक्टेंस पर, या फिर आपका रेजिस्टेंस पर। तो 33 का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस पर। ठीक है, स्ट्रेन गेज जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी हिसाब से आपका जो वैल्यू देता रहेगा स्ट्रेन गेज। 34 में कह रहा कि 10 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज अ फॉल स्केल, आउटपुट रेंज आपका दिया 10.24 वोल्ट, व्हाट इज द रेजोल्यूशन स्टेप साइज ऑफ दिस कन्वर्टर? तो एक 10 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, फुल स्केल आउटपुट आपका दिया हुआ, इस कन्वर्टर का रेजोल्यूशन स्टेप साइज क्या है? तो फर्स्ट एमबी, या फिर 10 MB, या फिर 100, या फिर आपका 1000। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब 10 MB। 35 कह रहा कि व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पज ऑफ एन एंटी एलाइजिंग फिल्टर इनसाइड अ डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल चैन। ठीक है, तो
मौलिक उद्देश्य आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, टू एलिमिनेट हाई फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ बैंड सिग्नल दैट एक्सीड हाफ द सिंपल फ्रीक्वेंसी। मतलब उच्च आवृत्ति वाले आउट ऑफ बैंड सिग्नलों को समाप्त करना जो नमूना आवृत्ति के आधे से अधिक है। दूसरा ऑप्शन दिया, टू कंपनसेट फॉर एम्बिएंट थर्मल रेजिस्टेंस वेरिएंस, मतलब परिवेशीय थर्मल प्रतिरोध विभिन्नताओं की भरपाई करना। तीसरा दिया, टू कन्वर्ट पैरेलल बिट स्ट्रीम इनटू सीक्वेंशियल फॉर्मेट, समांतर बिट स्ट्रीम को क्रमिक स्वरूपों में बदलना। चौथा दिया, टू एम्पलीफाई लो एम्पलीट्यूड सिग्नल बिफोर डिजिटेशन है, तो डिजिटलीकरण से पहले कम आयाम वाले सिग्नलों को बढ़ाना। ठीक है, तो आपका एंटी एलाइजिंग फिल्टर का जो है वो काम बताना है। तो इसका जो 35 का रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कि उच्च आवृत्ति वाले आउट ऑफ बैंड सिग्नलों को समाप्त करना जो नमूना आवृत्ति के आधे से अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा पेपर अलग, मतलब थोड़ा सा अजीब सा पेपर है, मतलब लग रहा है। तो 36 का रहा 80686 क्या है? लॉजिक गेट है, माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर आपका एम्पलीफायर। तो 36 का रहेगा तीसरा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। 37 का है, विच बेसिक डिजिटल लॉजिक गेट ईड अ लो जीरो आउटपुट इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट लाइन आर हेल्ड एट लॉजिक हाई स्टेट। तो कौन सा बुनियादी डिजिटल लॉजिक गेट लॉजिक लो जीरो आउटपुट देता है यदि और केवल इसकी सभी इनपुट लाइनें लॉजिक हाई स्थिति में रखी जाती हैं? तो और गेट रहेगा, एंड रहेगा, नैन रहेगा, या फिर आपका एक्स और रहेगा। तो 37 का रहेगा तीसरा, मतलब नैंड गेट। 38 का इन इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन द टर्म आपका सुपर हेट्रोडाइन इज एन आर्किटेक्चर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक संचार में सुपर हेट्रोडाइन शब्द एक आर्किटेक्चर है जिसका उपयोग किसके डिजाइन में किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल में, या फिर आपका डिजिटल मल्टीप्लेक्सर में, या फिर आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना में, या फिर आपका रेडियो रिसीवर में। ठीक है, तो 38 का रहेगा चौथा, मतलब रेडियो रिसीवर्स। 39 का रहा, विच प्रोटोकॉल स्विट सर्व एट द एब्सोल्यूट फंडामेंटल बैकबोन फ्रेमवर्क ऑफ अ ग्लोबल इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल वैश्विक इंटरनेट का पूर्व आधारभूत ढांचा है? टीसीपी या फिर आईपी, या फिर आपका एफटीपी, या फिर एचटीपीपी, या फिर नेट बीयूआई, या फिर आपका एसएमटीपी, या फिर पीओपी3। ठीक है, तो 39 का रहेगा पहला टीसीपी या फिर आईपी स्लैश आईपी। 40 और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको आंसर की भी दिखाऊंगा इसमें। तो वाई इज इंट्रीगल एक्शन आई मोड इंटेंशनली एडेड टू अ प्रोपोर्शनल पी कंट्रोलर लूप? अनुपातिक पी नियंत्रक लूप में जानबूझकर इंटीग्रल एक्शन आई मोड क्यों जोड़ा जाता है? तो पहला दिया, टू लिमिट द मैक्सिमम मैकेनिकल स्ट्रोक ऑफ कंट्रोल वाल्व, नियंत्रण वाल्वों के अधिकतम यांत्रिक स्ट्रोक को सीमित करने के लिए। दूसरा दिया, टू कंप्लीट इलिमिनेट स्टेडी स्टेट ऑफसेट एरर, स्थिर अवस्था ऑफसेट त्रुटियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए। तीसरा दिया, टू प्रिवेंट नॉइज एम्पलीफिकेशन कॉज्ड बाय डेरिवेट्स कैलकुलेशंस, डेरिवेटिव गणनाओं के कारण होने वाले शोर प्रबंधन को रोकने के लिए। चौथा दिया, तो टू स्पीड अप द इनिशियल एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया की प्रारंभिक त्वरण गति को तेज करने के लिए। तो 40 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्थिर अवस्था ऑफसेट त्रुटियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम जो है उसका आपको 2026 की आंसर की डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो चेक कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन ठीक है नहीं ठीक है। तो इस बार का पेपर थोड़ा सा बाकी फॉर्मेटों से थोड़ा सा अलग था। ठीक है।